स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है चैप्टर 6 है नेचर ऑफ मैटर्स की क्या नेचर होती हैं। इस पूरी वीडियो में आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने यहाँ पर देखा मैटर होता क्या है। आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे जो कि हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि आपके सामने बुक्स हैं, टेबल है, चेयर है, और कोई भी चीज़ जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है वो मोस्टली मैटर ही होती है। तो चलिए देखते हैं मैटर की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ वेट। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है या जगह घेरती है और उसमें एक वेट होता है यानी कि वजन होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। अब आप देखेंगे कि स्पेस कैसे घेरती है। आपने देखा कि कोई भी बुक रखी है तो वो उस जगह को कवर कर लेती है, तो वो एक स्थान घेर रही है, और वो बुक कोई ना कोई कुछ केजीज की, ग्राम्स की, कुछ ना कुछ उसमें वेट भी होता है, तो वो एक हमारा मैटर है। तो आप क्या बता सकते हैं कि एयर भी एक मैटर है? यस स्टूडेंट्स, एयर भी मैटर है। अब आप सोचेंगे कैसे, वो तो जगह घेरती नहीं है। लेकिन बच्चों, कभी आपने ये देखा है कि आप बैलून को फुलाते हो, ब्लो करते हो, तो उसके अंदर हवा भर जाती है और वो गुब्बारा बड़ा हो जाता है। तो वो बड़ा क्यों होता है? क्योंकि हवा स्थान घेरती है। आपने देखा होगा कि अगर आपके सामने एक बैलून्स का पैकेट रखा हो तो उस पैकेट में बहुत सारे बैलून्स एक साथ आ जाते हैं क्योंकि उसमें एयर नहीं होती। लेकिन जब हम उस बैलून को ब्लो करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो वो बड़ा होने लगता है। फिर आप उस बैलून को उस पैकेट के अंदर फिट करके देखिए, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्थान घेर लेता है। और अगर हम उसको किसी चीज़ पर वेट करें तो वो कुछ ना कुछ उसमें भी वेट ज़रूर होता है। इसलिए हमें पता चलता है कि एयर भी स्थान घेरती है, उसमें भी स्पेस होता है, और वो हमारी एक मैटर है। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास दिखाई दे रही है वो सब कुछ मैटर ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटम। एटम क्या होता है? तो पहले हमारे ज़माने में, बहुत टाइम पहले, साइंस में जब प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं हुई थी तो ये सोचा जाता था कि कोई भी वस्तु एक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है और उससे छोटा उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन, 1808 में, यानी कि 1808 में एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। उन्होंने बताया कि कोई भी एलिमेंट को उसके और टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है या फिर कोई भी एलिमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो वो जो दो पार्ट्स बने उनको उन्होंने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? एटम। तो कोई भी एलिमेंट जिसे डिवाइड किया जा सके वो होता है हमारा एटम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक एटम्स से मिलकर जो भी प्रॉपर्टी बनती है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और कोई भी मॉलिक्यूल या सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हो या अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हो, वो मिलकर बनाते हैं हमारा कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। और ये जो कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज, एक हमारे पास था मॉलिक्यूल, एक था कंपाउंड। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से मिलकर कंपाउंड बना। तो ये जो मॉलिक्यूल है, 2 और मोर एटम्स, तो ये जो मॉलिक्यूल है 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना है। 2 एटम्स को जब हम मिला देंगे तब एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है और उसी मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ दिया, जैसे हमने देखा O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स हमने लिए, उनको ऐड करा, ऑक्सीजन बनी O2। तो O2 की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो जो खासियत विशेषता उस O2 की है, अगर उसे तोड़ दिया जाए तो वही विशेषताएं इस O और दूसरे O की भी होंगी। यानी कि मॉलिक्यूल को अगर तोड़ा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। जबकि कंपाउंड में ऐसा क्या है? कंपाउंड है, जैसे हमने देखा वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O।
दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है हमारा वाटर। ये एक हमारा कंपाउंड है, लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये वाटर बनता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जब हम इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी से अलग होती हैं। यानी कि मॉलिक्यूल में जब हम तोड़ेंगे उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, जबकि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। हमारे आसपास जो तक अभी तक साइंटिस्ट ने इन सब ने ढूंढ कर निकाले हैं वो है 109 एलिमेंट्स। आज के टाइम पे 109 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें पता हो चुके हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये सब हमारे सब क्या है, एलिमेंट्स ही हैं। कॉमन सॉल्ट है जो आप घर में नमक को यूज करते हैं, वो एक कंपाउंड ही है। कैसा कंपाउंड है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम है, क्लोराइड, जब हम उसे मिला देते हैं तो वो बनता है हमारा नमक। और वाटर है, ये सब हमारे क्या है, कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक प्योर कंपाउंड और एक मिक्सचर। जब एक ही तरह के एलिमेंट्स को या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाता है तब हमारा बनता है कंपाउंड, और जब हम अलग अलग तरह के उनको मिलाते हैं, मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं, तब हमारा बनता है मिक्सचर। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा, H2O है, NaCl है, ये सब हमारा प्योर कंपाउंड होते हैं, जबकि वाटर है, मिल्क है, प्लास्टिक है, ये सब हमारे कंपाउंड्स के मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी आपने पढ़ा कि कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें वेट होता है वो हमारी मैटर है। अब मैटर हमारी 3 स्टेट्स में मिलती हैं। एक है हमारा सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। यानी कि कोई भी मैटर हमारी 3 स्टेट्स में हमारे सामने हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो सॉलिड हम कैसे पता करेंगे कि ये सॉलिड है? इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सॉलिड्स में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, उनके बीच की दूरी बहुत कम है। दे हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इनके बीच आप देख रहे हैं बहुत कम गैप है। इन दोनों के दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बहुत कम है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे वो बहुत तेज है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। अब आपको पता करना होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो आपने कभी देखा है बचपन में आप लोग, या अभी भी आप लोग देखते होंगे कि आपने एक स्केल लिया और अपने बालों पर रगड़ा और एक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए, तो वो टुकड़े उस कागज से चिपक जाते हैं। तो वो जो उनकी तरफ खिंचाव होता है उसे कहते हैं अट्रैक्शन, और वो जिस वजह से होता है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं, जोड़े रखते हैं, एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते हैं और पास पास जुड़े रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, और जब ये एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी मूवमेंट नहीं हो पाती, यानी कि जो एक मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता है। That's why the solids are rigid and retain their shape. इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड होते हैं, यानी कि दृढ़ होते हैं, और उनकी शेप वही रहती है। आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक सॉलिड है, इसकी जो शेप हम मेरे हाथ में होगी वही शेप हम उसे चेयर पर रखकर भी रख देंगे तब भी इसकी वही शेप रहेगी, या हम इसे जमीन पर रख देंगे तब भी इसकी वही शेप रहेगी, यानी कि इसकी शेप कभी भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड। लिक्विड कहता है इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लूजली हेल्ड। इन जो लिक्विड्स हैं उनमें जो
मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो और वीक, और जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो थोड़ा कम होता है सॉलिड की कंपैरिजन में। सॉलिड में वो फोर्स बहुत ही अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन लिक्विड्स में वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक हो जाता है, और इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हो जाते हैं और इनके अंदर मूवमेंट भी पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे इन्हें एक दूसरे की जगह चलने में गैप मिलेगा, स्पेस मिलेगा। जब उनके पास जगह होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करेंगे। इनके पास भी वेट होता है, आपने देखा होगा दूध है, पानी है, ये सब लीटर में आता है और इसमें वेट होता है। अब आप एक पानी से भरी बाल्टी उठाएंगे तो वो भारी लगेगी क्योंकि उसमें वेट होता है। दैट्स वाई, लेकिन इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी दूरी पर होते हैं तो इनकी शेप रिजिड नहीं होती, एक कांस्टेंट शेप नहीं होती है। आपने देखा होगा कि दूध आपने लिया, अगर आप उसे ग्लास में डालोगे वो ग्लास की शेप ले लेगा, आप उसे कप में डालोगे तो कप की शेप ले लेगा, भगोने में डालोगे तो भगोने की शेप ले लेगा। तो वो इस तरह से उनके मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं होते, एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं, तो वो जिस शेप में डाले जाते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं। थर्ड है हमारा गैसेस। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। गैसेस में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं। इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता जो एक दूसरे के पास हो या एक दूसरे से बंधा हो। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट हैविंग देयर। इस जगह पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास नहीं रहते हैं और इनके बीच में गैप भी बहुत होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट भी बहुत करते हैं। Hence gases have neither definite shape nor a definite volume, और इसमें ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। अब मैंने एक यहाँ पर एक वर्ड आया वॉल्यूम, क्या आया, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, आपने सुना होगा, वॉल्यूम का मतलब आवाज नहीं, ये आप टीवी की आवाज बढ़ा दो वॉल्यूम बढ़ा दो, वो वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम क्या होता है, जब हम कोई भी चीज, अगर मैंने इस डस्टर को यहाँ रखा तो जितना एरिया इस डस्टर से कवर होता है तो वो एरिया इस डस्टर का वॉल्यूम होता है। तो इसमें वॉल्यूम उसकी शेप के बराबर है, लेकिन जो गैसेज हैं उसकी ना कोई शेप होती है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। अब आपने देखा होगा कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैंने आपको समझा तो दिए, लेकिन आपको पता है कि इनके एग्जांपल्स क्या हैं। सॉलिड के एग्जांपल्स तो आपके सामने भरे पड़े हैं, डस्टर, चॉक, चेयर, बोर्ड, मोबाइल, बुक, ये सब हमारे सॉलिड के एग्जांपल्स हैं क्योंकि इनकी कभी भी शेप चेंज नहीं होती है। लिक्विड के एग्जांपल क्या हैं, वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, बहुत से कोल्ड ड्रिंक और ऐसी बहुत सारी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में होती है या फिर लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस। अब आपने देखा होगा ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन भी थोड़ी मात्रा में होती है, ये सब गैसेस हैं। इसके अलावा हमारी नेचर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो वो सब हमारी गैसेस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे गैस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चेंज ऑफ फेस। अब फेस क्या होता है, चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किसी भी मैटर का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, जैसे कि सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, गैस का सॉलिड में, सॉलिड का गैस में। तो ये जो भी सॉलिड्स, लिक्विड, गैस है, ये आपस में अपनी फॉर्म्स को चेंज करती हैं। तो इन फॉर्म का चेंज होना चेंज ऑफ फेस कहलाता है या चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट और फेस। तो हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कई तरह से एक दूसरे से चेंज
जाती है। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को और गर्म करते हैं तो वो गैस हो जाता है। आपके सामने सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का गैस में चेंज होने का बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर। जब हम वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है यानी कि आइस के रूप में होता है, तो हम इसे गर्म कर दें या फ्रिज से बाहर निकाल दें, धूप में रख दें, तो वो पानी में चेंज हो जाता है यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाता है। और अगर इसी वाटर को और ज्यादा गर्म किया जाए तो वो भाप में चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं स्टीम। तो सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का गैस में चेंज होना, इसके लिए वाटर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब सवाल ये आता है, क्या ये जो प्रोसेस है हमारी सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का गैस, इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसे उल्टा कर सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में हो जाए, गैस लिक्विड में हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? बताइए बच्चों। यस, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आपने कहा कि अगर हम गर्म करेंगे, लिक्विड को गैस में गर्म करेंगे तो वो लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो गैस में ही चेंज होगा, गैस तो लिक्विड में होगी नहीं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम इस टेम्परेचर को चेंज करते हैं, हम गैस को अगर फ्रीज करते हैं या कोल्ड करते हैं तो वो हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और इसको और ज्यादा कोल्ड करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो हमारी सॉलिड में चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा पानी है उसे हम फ्रिज में रख दें यानी कि ठंडे में रख दें तो वो हमारी बर्फ बन जाती है। तो सॉलिड, ये दोनों ही प्रोसेस, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस की प्रोसेस है, एक रिवर्स प्रोसेस भी हो सकती है, यानी कि गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो सकती है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि मैंने बोला कि वाटर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसकी तीनों स्टेट्स होती हैं। आपने देखा है लकड़ी है, लकड़ी सॉलिड फॉर्म में होती है, आप उसे जला देंगे तब भी वो सॉलिड फॉर्म में ही रहती है, राख बन जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो भी रही हैं तो लिक्विड से गैस में चेंज नहीं होती, लिक्विड से गैस में हो रही है तो सॉलिड में चेंज नहीं होती। तो क्या सिर्फ वाटर ही एक ऐसी चीज है जो तीनों स्टेट्स रखता है? नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तीनों फॉर्म्स को रखती हैं। जैसे कि अगर हम उसे सुइटेबल कंट्रोलिंग करें, अगर हम उसे अच्छे से नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो उसकी उनके टेम्परेचर को, वॉल्यूम को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें तीनों फॉर्म्स में मिलती हैं। जैसे कि वैक्स, मोमबत्ती आपने देखी होगी, जब आप मोमबत्ती को जलाते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में आती है, लेकिन जब वो जलती जाती है तो वो पिघलती रहती है और वो छोटी बनती जाती है। क्यों होता है? कि उसकी ज्यादातर फॉर्म गैस में चेंज होकर खत्म हो जाती है और उसका कुछ पार्ट ही रहता है जो कि मेल्ट होकर पानी में बदलता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। गोल्ड है, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि तीनों स्टेट्स को रखते हैं अगर हम उसके टेम्परेचर को अच्छे से कंट्रोल करें तब। अब बात आती है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, जब ये इतने सारे काम करते हैं, इतना सारे उनके यूजेस हैं, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स हैं, दे आर नॉट रिजिड, जो लिक्विड्स हैं ये दृढ़ नहीं होते, यानी कि वो कोई भी शेप्स ले सकते हैं। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप उसे ग्लास में पलट रहे हो तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, लेकिन जितना वो ग्लास है उस पूरी जगह को वो कवर कर लेता है, यानी कि उसमें वॉल्यूम होता है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप ऑफ देयर ओन, दे टेक शेप ऑफ कंटेनर, उनकी अपनी कोई भी शेप नहीं होती, ये उसकी शेप ले लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। दे कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल, और इन्हें अगर ऊपर की जगह से फेंका जाए या डाला जाए तो वो बहते हुए नीचे की तरफ बहने लगता है, यानी कि अगर आपने नीचे पानी डाला तो वो बहता हुआ आगे को चला जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वीक, और जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर मोर देन द सॉलिड्स,
और जो सॉलिड्स हैं उनके बीच आपने देखा होगा कि जो सॉलिड्स हैं उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी कि पास पास होते हैं। लेकिन लिक्विड्स में क्या है कि ये एक यहाँ, तो इनके बीच का ये जो स्पेस दिख रहा है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होती हैं। दे नाइदर हैव ए डेफिनिट शेप नॉर ए डेफिनिट वॉल्यूम। गैसेस की ना ही कोई शेप होती है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है, यानी कि उन्हें एक कंटेनर में नहीं रखा जा सकता। दे कैन फ्लो इजिली इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम गैस को ऐसे ही खुला छोड़ दें तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ से बहती हुई उधर जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में फैल सकती है, वो सब जगह फैल जाती है। They can flow easily in all direction. The molecules in gas have a least attraction force of each other. और इनके बीच जो गैसेस है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इनके बीच की गैप बहुत ज्यादा होती है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो उनके बीच की गैप बहुत ज्यादा होती है, मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। They can be compressed easily, और इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पर आपको मैं एक नोट पॉइंट और बताती हूँ कि जब हमने सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज किया था तब हमने यहाँ पर हीट किया था, इसे गर्म किया था। तो जो लिक्विड हीट के द्वारा गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोरेशन, यानी कि जब हमारी कोई भी फॉर्म हीटिंग की प्रोसेस से हो रही है तब होता है हमारा वेपोरेशन। और जब इस गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है, तो ये हमारी प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ग्लास में ठंडा ठंडा पानी डालते हैं तो उसके बाहर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं, यानी कि जो वो गर्म ग्लास है या नॉर्मल ग्लास है उसमें ठंडा ठंडा पानी डाला जाता है तो उसमें छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, वो हमारी कंडेंसेशन की प्रोसेस से होती हैं। और जो पानी है हम उसे गर्म कर रहे हैं तो वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है, यानी कि वेपर बन जाता है, और ये प्रोसेस हमारी कहलाती है वेपोरेशन। आई थिंक आप लोग को ये समझ आ गया होगा, आप लोगों को मैटर, एटम्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ फेज अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।